Welcome to all of you and my YouTube channel SK Academy for GS। मैं शिव शक्ति चौहान SK Academy for GS में पुनः एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा में आप सबों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने कल बात की थी कुछ मेंस के क्वेश्चन पर, उसके बाद जनरल स्टडी और मेंस से संबंधित संविधान के कुछ क्वेश्चन पर बात की थी। इसके अलावा फेसेट 1 हमने बताया था। फेसेट 1 के अंतर्गत राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या संबंध होता है उस पर चर्चा किया हमने। उसके बाद फेसेट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि संविधान को किस प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि संविधान को दो स्तरों से हम लोग बांट सकते हैं। फर्स्ट जो स्तर था, तो फर्स्ट स्तर के अनुसार हम लोग दस्तावेजी रूप के आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा आधार है कि निहितार्थ के आधार पर, निहितार्थ अर्थात एसेंस के आधार पर। एक तो डॉक्यूमेंट आप लोग ने पढ़ा, लेकिन कुछ उसमें अधूरे रह गए थे, जिसको हम अभी कुछ ही समय में आप लोगों के सामने पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि संविधान के कितने भेद होते हैं और किन किन स्तरों पर वे भेद देखते हैं हम लोग। फेसेट 2 है संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार में हमने कल बताया था कि दो तरह से हम लोग इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। फर्स्ट बताए थे डॉक्यूमेंट के आधार पर, सेकंड बताए थे एसेंस के आधार पर। लिखते दस्तावेज के आधार पर संविधान, सेकंड हमने लिखा था निहितार्थ के आधार पर संविधान। निहितार्थ के आधार पर संविधान, निहितार्थ अर्थात एसेंस, एसेंस के आधार दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट। हमने कल बात किया था कि दस्तावेज के आधार पर संविधान को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक को लिखित संविधान और एक को बोलते हैं अलिखित संविधान। यानी कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें हमने बात की थी, इसके भी दो प्रकार हैं। फर्स्ट का हम बात किए थे लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशंस। और सेकंड हम बात किए थे अलोकतांत्रिक, अर्थात अनडेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लोकतांत्रिक संविधान, अलोकतांत्रिक संविधान। अर्थात दस्तावेज के आधार पर जब हम लोग विभाजन करेंगे तो दो भागों में बटेगा। एक को हम लोग बोलेंगे लिखित संविधान और एक को बोलेंगे अलिखित संविधान। दूसरा हमने बताया कि निहितार्थ के आधार पर, तो निहितार्थ के आधार पर हमने बताया कि लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान। हमने कल थोड़ा बहुत इस पर चर्चा की थी, आज इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। लिखित व अलिखित संविधान। देखने से तो ऐसा लगता है कि यह नहीं लिखा गया है, यह जो अलिखित संविधान है वह लिखा नहीं गया है,
लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग याद कीजिए, मेंस में हमने जो सेकंड क्वेश्चन दिया था, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बताए थे हमने कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभ्युदित संविधान और अधिनियमित संविधान में क्या अंतर है। सेकंड क्वेश्चन था कि लिखित संविधान अलिखित संविधान में क्या अंतर है। उन दोनों क्वेश्चनों का हम अभी का भी विश्लेषण करेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया कि कोई भी संविधान हो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में रहता है, अर्थात एक दस्तावेज के रूप में रहता है। और दस्तावेज कैसा रहना चाहिए, वैधानिक मान्यता प्राप्त, अर्थात चाहे लिखित संविधान हो चाहे अलिखित संविधान हो, दोनों रहेंगे दस्तावेजी रूप में। दस्तावेजी रूप में रहेंगे और कैसे रहेंगे, वैधानिक मान्यता प्राप्त। तो सबसे पहला हम लोग का जो होगा लिखित संविधान को हम लोग, ये भी दस्तावेज के रूप में है और ये भी दस्तावेज के रूप में। दोनों में कोई ऐसा संविधान नहीं है जो न लिखा हो, यानी कि दोनों के दोनों जो प्रावधान लिखे गए हैं दोनों ही लिखित अवस्था में, लिखित अवस्था में दोनों के दोनों वैधानिक मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है दोनों ही। तो आखिर फर्क क्या है दोनों में, तो यह एकल दस्तावेज है, कैसा है, एकल दस्तावेज है, और ये क्या है, मल्टीपल, यानी कि यह दस्तावेज अलग अलग स्वरूप में है। दोनों में फर्क बेसिक हम लोग अंतर क्या देख रहे हैं कि यह एकल दस्तावेज है और यह अलग अलग दस्तावेज के रूप में, यानी कि मल्टीपल है, मल्टीपल है, ये एकल है। तो फर्स्ट अंतर तो हमारा यह हुआ। हाँ, कल एक बच्चे ने पूछा हमसे कि एम लक्ष्मीकांत को क्यों नहीं पढ़े। कल एक बच्चे ने हमसे पूछा, वो बच्चा बेसिकली गोरखपुर का है, कोई शालिनी कुमारी नाम है उसका, गोरखपुर से। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हरियाणा के एक लड़का हमसे पूछा कल, किसी माध्यम से उसको वीडियो मिला होगा, उसका नाम है रमेश कुमार। सेम क्वेश्चन वही पूछा कि सर सब लोग तो बोलते हैं कि एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप बता रहे हैं कि एम लक्ष्मीकांत मत पढ़िए। तब बच्चों हमने कल ही बात किया था कि एम लक्ष्मीकांत क्या है, वो एक तरह से ग्रंथ है जिसके पेज कितने हैं, लगभग 1500 से 2000 पेज। हमने कल बात किया था कि पीटी में बेसिक रूप से सारे क्वेश्चन उसमें लड़ेंगे। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 के 15 क्वेश्चन उससे लड़ जाएंगे। लेकिन हमने किस बुक का सजेशन दिया, सुभाष कश्यप का, कि हमारा संविधान लीजिए और हमारा संसद लीजिए, सुभाष कश्यप का। क्यों बोला, दोनों पतली पतली किताबें हैं। उसके बाद 2 एनसीईआरटी का बुक हमने बात किया था, जो कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं फुल्ली आपको ये मान के चलिए कि आपका 11th एनसीईआरटी ही चल रहा है। अभी लगभग 2-4 दिन और मान के चलिए कि 11th एनसीईआरटी से क्वेश्चन सब आ रहा है। जितने भी कल मेंस के क्वेश्चन कराए थे उन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर खोजिएगा तो शायद एम लक्ष्मीकांत में सबका आंसर मिल जाए। हमने कल बात किया था कि हो सकता है कि हम 2 एनसीईआरटी पढ़ लें और सुभाष कश्यप पढ़ लें, तो हमने बोला था कि 15 में हो सकता है 13 क्वेश्चन हमारा लड़े, और एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो 15 के 15 क्वेश्चन लड़ते हैं। फिर भी हमने इसको माना किया था एम लक्ष्मीकांत को। क्यों, क्योंकि यह मेंस के फॉर्मेट में उतना इम्पोर्टेंट नहीं, उतना हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक रूप से सिविल सर्विस क्या डिमांड करता है, सामान्य जानकारी का बात करता है, या नहीं विद्वान बनने का बात तो नहीं करता है। सिविल सर्विसेज उतना ही जानकारी की बात करता है जिससे में आपका सामान्य जानकारी पूरा हो जाए और आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। तो हमने कल बताया कि पीटी में आपका अगर 13 भी क्वेश्चन अगर सुभाष कश्यप एनसीईआरटी को पढ़ने से लड़ जाता है, हम मेरे तरफ पढ़ाए हुए सारे चीज को मिला करके 15 में 13 भी क्वेश्चन लड़ते हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा पीटी। और रहा बात मेंस का, तो मेंस आप बेसिक रूप से यह ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि एनसीईआरटी और सुभाष कश्यप का बुक जो है मेंस के दृष्टिकोण से अर्थात जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से ज्यादा बेनिफिट होगा।
इसीलिए हमने कल एम लक्ष्मीकांत को मना किया। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सुभाष कश्यप और एम लक्ष्मीकांत का बुक को फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमने बताया कि लिखित संविधान हो चाहे अलिखित संविधान, दोनों ही लिखित अवस्था में होंगे, दोनों ही वैधानिक मान्यता प्राप्त होंगे। फर्स्ट हमने बताया यह एकल दस्तावेज के रूप में होता है, यह अलग अलग दस्तावेज के रूप में होता है। हमने कल ही बात किया था कि अगर आप भारत के संविधान का बुक मांगने जाइए बुक स्टॉल पर, आप उससे किसी भी दुकानदार पर, किसी भी बुक स्टॉल पर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एक भारत का संविधान का बुक चाहिए, तो कितना भी पतला बुक दे या मोटा बुक दे, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, इसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जितने भी सारे चीज है सब एक ही बुक में आपको मिलेंगे। जबकि आप जब ही आप अगर इंग्लैंड के संविधान का बुक अगर खरीदने जाते हैं जहाँ पर अलिखित संविधान है, आज बताएंगे हम कि कहाँ कहाँ अलिखित संविधान है, गिने चुने 4 देश है जहाँ पर अलिखित संविधान पाए जाते हैं, सब कुछ हम बताने जा रहे हैं। तो उसमें जब आप बोलिएगा कि हमको एक बुक चाहिए, तो वो आपसे पूछता है कि आपको लेजिस्लेटिव का बुक चाहिए, आपको विधायिका का बुक चाहिए, एग्जीक्यूटिव का बुक चाहिए, कार्यपालिका का बुक चाहिए, या फिर जुडिशियरी का बुक चाहिए। दुकानदार आपसे जरूर पूछेगा। इसलिए हमने कहा क्या, यह अलग अलग दस्तावेज के रूप में लिखित संविधान, अलिखित संविधान होता है, जबकि लिखित संविधान एक दस्तावेज के रूप में होता है। शायद आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हमने कल भी बात किया था पूर्व नियोजित निर्णय का परिणाम होता है, कौन पूर्व नियोजित निर्णय का परिणाम होता है? लिखित संविधान पूर्व नियोजित निर्णय का परिणाम होता है, और जबकि अलिखित संविधान नहीं होता है। तो आखिर ये है क्या? तो जो अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान किस पर आधारित है? अलिखित संविधान हमारा आधारित है पुरानी परंपरावादी, पुरानी रूढ़िवादी परंपरा पर, यानी कि यह किस पर आधारित है? रूढ़िवादी परंपरा पर। रूढ़िवादी परंपरा पर आधारित है। इसके लिए पूर्व नियोजित निर्णय का परिणाम होता है। इसके लिए हमें किसी न किसी संस्था की जरूरत होती है, जो कि संस्था कौन सी है हमारे यहाँ? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 9 दिसंबर 1946 से लिखना चालू हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 से लिखना चालू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को लिखकर पूरा तैयार हुआ, जिसको भारत ने अंगीकृत किया। भारत ने अंगीकृत किया तो वो किसका परिणाम था? संविधान सभा का परिणाम था। जबकि हमने बोला था अलिखित संविधान रूढ़िवादी परंपरा पर आधारित है। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारा भी संविधान अगर रूढ़िवादी परंपरा पर होता, अगर रूढ़िवादी परंपरा पर होता, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई लिखने का इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत ही नहीं था। जो आपको देखते हैं कि 2 साल 11 माह 18 दिन लिखने में लगा, जबकि नहीं लगता। हम लोग भी अपना रूढ़िवादी परंपरा अपना लेते हैं, हम लोग के पास भी बहुत सारा परंपरा है, उसी को फॉलो करके हम अपना संविधान को उसी पर हम चलाते हैं। हम लोग को इसका जरूरत ही नहीं पड़ता संविधान सभा का। जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, उसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। जबकि रूढ़िवादी परंपरा में क्या है? इंग्लैंड के लिए क्या आसानी है। हाँ, तो संविधान सभा के द्वारा इसको लिखा जाता है, तो इसलिए हम लिखित संविधान बोलते हैं। इसके अलावा संविधान सभा के तो यह एक खास तिथि पर, तिथि क्या है? हम लोग का संविधान क्या है? तिथि 26 नवंबर 1949। हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के द्वारा संविधान सभा को अपना लिया गया,
यानी कि पूर्णतः से लिख करके तैयार हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अधिनियमित संविधान। अधिनियमित संविधान, अधिनियमित संविधान। जबकि अलिखित संविधान को हम बोलेंगे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यह अधिनियमित संविधान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह इसके लिए कोई खास तिथि निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो आपसे बोला जाता है कि सब कुछ एक मान के चलिए एक दृष्टिकोण से दो बच्चे, एक बच्चे से कहा गया कि आपको, जैसे हम ग्रेजुएशन के क्वेश्चन का बात करते हैं, तो वो जैसे ऐसे 4 को डिस्क्रिप्टिव होता है और एक को मतलब कि 20/4 रहता है डिस्क्रिप्टिव, ये सब्जेक्टिव जो रहता है 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है, यानी कि 4 क्वेश्चन लिखना रहता है डिस्क्रिप्टिव। तो जब हम लोग लिखते हैं सब्जेक्टिव नहीं, यहाँ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो यही है डिस्क्रिप्टिव वाला, एक बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है और एक क्या रहता है ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन इसमें रहता है, 20 मार्क्स का भी रहता है और 4 क्वेश्चन ये भी रहता है। बच्चे 2 हैं, दोनों से बोला गया, एक से कहा गया कि क्वेश्चन को लिखिए कितने देर में, आप लोग को पता है कि समय कितना मिलता है इसके लिए? 3 घंटा, 3 घंटा मिलता है। एक बच्चे से बोला गया कि 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन आपको लिखकर जमा कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम निर्धारित किया गया 3 घंटा, 3 घंटा उसके लिए टाइम निर्धारित किया गया। और जबकि एक बच्चे से कहा जा रहा है कि 4 क्वेश्चन को लिखना है, 4 क्वेश्चन को लिखना है, तो 4 क्वेश्चन लिखते रह जाएगा। हो सकता है कि आज जमा ना करे, कल भी जमा नहीं करेगा, परसों उसका मन होगा तो परसों भी जमा नहीं करेगा। अर्थात अधिनियमित जो संविधान है एक खास निर्णय तिथि, जो निर्णय होता है एक निर्णय तिथि का परिणाम होता है, खास निर्णय तिथि का परिणाम होता है, और जबकि अलिखित संविधान खास निर्णय तिथि का परिणाम नहीं होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि हम कहीं सुने थे, वही एग्जांपल हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं कि सुने थे कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे से कहा गया, 2 टीम है, सोचिए कि 2 टीम है, टीम ए और टीम बी, 2 टीम है। एक टीम से कहा गया कि आपको 10 दिन में एक घड़ा बनाना है। कितने घड़ा बनाना है? एक घड़ा। और एक बच्चे से कहा, एक टीम से कहा गया कि आपको 10 दिन में जितना ज्यादा घड़ा होगा उतना ज्यादा घड़ा बनाना है। मतलब बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर घड़ा बनाना है, यहाँ पर एक ही घड़ा बनना चाहिए जो कि सुंदर होना चाहिए, उसी पर गिफ्ट निर्धारित होगा। यानी कि एक इनामी प्रतियोगिता रखा गया, 2 टीमें रखी गई ए एंड बी। ए से कहा गया कि एक घड़ा बनाना है और बी से कहा गया कि जितना हो सके उतना घड़ा बनाना है। ए ने क्या किया? ए ने सोचा कि 10 दिन टाइम है, तो 10 दिन में उसने सोचा कि चलिए घड़ा बनाते हैं। उसका घड़ा थोड़ा सा लगा कि थोड़ा तिरछा हो रहा है, उसको घड़ा बनाना बंद कर दिया। फिर सोचा कि कल बनाएंगे, कल उसने फिर कोशिश किया, फिर उससे नहीं बना। और टीम बी क्या कर रहा है? निरंतर घड़ा बना रहा है, चाहे वो सोज बने या तिरछा बने, जो भी बने, टेढ़ा मेढ़ा लेकर के बना रहा है, लेकिन वो बना रहा है, घड़ा तो बना रहा है। अंततः जब निर्णय का दिन आया, दोनों का निर्णय का जब दिन आता है तो पता चलता है कि बी ने सुंदर घड़े बनाए और सबसे अधिक घड़े बनाए। तो आप बताइए गिफ्ट किसने मिलेगा? गिफ्ट बी को मिलेगा। बी को क्यों मिला? क्योंकि निरंतर बनाते रहो। ये तो एक निर्णय है, एक ही घड़ा बनाना है, तो हम उसी पर आधारित हम लिखित और अलिखित संविधान बता रहे हैं। चल इसको हम बताएं अधिनियमित, यानी कि एक खास तिथि का नतीजा होगा लिखित संविधान, जबकि ये क्या होगा? अभियोजित होगा। अभियोजित ये संविधान कैसा है? अभियोजित संविधान।
खास निर्णय तिथि का नतीजा ये नहीं है, यह निरंतर, क्योंकि निरंतर उद्भव की अवस्था से गुजरता रहता है। निरंतर उद्भव की अवस्था से गुजरता है। पुरानी परंपरा चल रहा था, कोई नरक परंपरा है, उसको जोड़ दिया है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अधिनियम संविधान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अवैधिक संविधान बोलते हैं। मीन्स हमने दो क्वेश्चन का यही, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, आप याद कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। आगे बात करते हैं और क्या क्या डिफरेंस है इसमें, बात करते हैं। जो हमने बताया था कि संविधान की प्रकृति कैसा होगा, जैसे राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। हम अगर कहें कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसे कैसे हो सकता है, तो कोई राज्य व्यवस्था की प्रकृति हो सकता है संघात्मक हो सकता है, अध्यक्षात्मक हो सकता है, अर्धाध्यक्षात्मक या अर्धसंघात्मक हो सकता है। यानी कि हम लेते हैं जिसको हम संघात्मक बोलेंगे, संघात्मक, अर्धसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक व अर्धसंघात्मक, असंघात्मक या एकात्मक। तो बच्चों, लिखित संविधान का जो संविधान सभा जो भी निर्णय करे, इस वह कैसे देश में कैसा शासन चाहता है, संघात्मक चाहता है, तो उसके सामने लिखित संविधान का स्वरूप क्या हो जाएगा? संघात्मक। अगर वो चाहता है एकात्मक हो तो उस देश का कैसा होगा? एकात्मक। अगर वो चाहता है कि अर्धसंघात्मक या अर्ध-एकात्मक हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? अर्धसंघात्मक या एकात्मक हो जाएगा। यानी कि लिखित संविधान में यह तीनों ऑप्शन खुले हैं, तीनों ऑप्शन खुले हैं। जबकि हम अगर बात करें और लिखित संविधान का, जबकि हम अगर बात करें और लिखित संविधान का, और लिखित संविधान हमेशा व हमेशा कैसा होगा? एकात्मक व संघात्मक हो ही नहीं सकता। आगे हम बात करेंगे और जब आगे चैप्टर हम चलाएंगे तो संघात्मक किसे कहते हैं और एकात्मक किसे कहते हैं और संघात्मक किसे कहते हैं, सब आपको बारी बारी से बताएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ जानिए कि लिखित संविधान के पास तीनों ऑप्शन खुला है, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा नहीं कर रहा है कि हमको कैसा स्वरूप अपनाना है, संघात्मक अपनाना है, एकात्मक अपनाना है, और संघात्मक अपनाना है या अर्ध एकात्मक अपनाना है। जबकि अलिखित संविधान के पास यह ऑप्शन खुला नहीं है। और ऑप्शन खुला नहीं है तो कौन सा ऑप्शन है इसके पास? ओनली एकात्मक, ओनली एकात्मक। एकात्मक स्वरूप ही अपना सकता है लिखित संविधान। आगे हम बात करते हैं कि संविधान के प्रावधान के बारे में। तो संविधान का प्रावधान कैसा होता है? संविधान का प्रावधान कैसा होता है? नम्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लचीला, लचीला। सेकंड बात करें, कठोर होता है, कठोर। और थर्ड बात करें, कठोर जिसको अनम्य बोला जाता है, अनम्य। और थर्ड बात करें तो नम्य व अनम्य, नम्य व अनम्य दोनों का मिश्रण। भारत भी अच्छा है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है भारत के पास। तो हम बता रहे हैं कि लिखित संविधान जो होता है उसके साथ ये तीनों ऑप्शन खुले हैं। उस देश की जो संविधान सभा क्या चाहती है, वो संविधान सभा चाहती है कि नम्र अपनाए, नम्र अपना सकती है। अगर संविधान सभा चाहती है कि कठोर को अपनाए तो कठोर भी अपना प्रावधान को कठोर कर सकती है। अगर वो चाहता है कि नम्र और अनम्य का मिश्रण रखें तो वह लिखित संविधान क्या कर सकता है? संविधान सभा उसको
निर्णय देगा और उसके अनुसार वो नम और अनम का मिश्रण को अपनाएगा। इसके लिए संविधान सभा में बहस होता है, जब भी संविधान बनता है उसके लिए संविधान सभा में बहस होता है। सब कुछ एक बारी से सब कुछ बताया जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि नम्र क्या है, नम्र है, कठोर है, नम्र अनम्र का मिश्रण, यानी कि 3 तरह का फॉर्मेट जिसके पास मिला हुआ है। जबकि अलिखित संविधान का जब हम बात करते हैं, अलिखित संविधान का जब हम बात करेंगे ओनली नॉन ओनली नॉन, दूसरा स्वरूप अपना ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हम लिखित व अलिखित संविधान में एक भेद को बता सकते हैं, फर्क बता सकते हैं, अपने मूल्य में लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से लिखना है। मेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखिएगा, यानी कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में फर्क आ जाए, तो लिखित संविधान किसे कहते हैं आ जाए, अलिखित संविधान किसे कहते हैं वो क्वेश्चन आ जाए, अधिनियमित संविधान किसे कहते हैं या अभियोजित संविधान किसे कहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो सब हम बात करेंगे। आगे लिखने वाला बात भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप मेंस को लिखिएगा। हमने कल भी बात किया था, अगर आप चाहें तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं, अपना नोट्स खुद का बनाइए। हम ये भी बताए थे कि आपका खुद का नोट्स ही एग्जाम में काम करेगा, बाकी सब बेकार है। बेकार है मतलब कि अगर बुक आप पढ़िएगा तो तो जिस बुक को हम कल ही बात कर रहे थे, जिस बुक का आप 10 दिन में पढ़िएगा, आपके बनाए हुए नोट्स को उस नोट्स से आप एक दिन में पूरा नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसलिए हमने बताया था कि आप खुद का नोट्स बनाइए। हमने बार बार हम बोल रहे हैं कि आप खुद का नोट्स बनाने चालू कीजिए। आज से ही आप लोग ये प्रक्रिया चालू कर दीजिए। आगे हम चलिए इसको एक लिखित संविधान अलिखित संविधान में अंतर हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अलिखित संविधान का सबसे बड़ा प्रणेता कौन माना जाता है, किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड। क्यों क्यों माना जाता है? तो यह घटना है 13वीं सदी का, 1215 के आसपास का। एक राजा थे जिनका नाम था जेम्स किंग। जेम्स किंग जो थे 1215 में इंग्लैंड के राजा थे। उन्होंने एक अधिकार पत्र पर सिग्नेचर किया जिसको इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा। इसके जो लड़के भी हुए उनका नाम था जेम्स किंग का। जेम्स किंग प्रथम नाम था उनका। आप तो जानते ही हैं कि चाहे तो यूरोपियन पश्चिमी देश जाइए, यानी कि यूरोपियन देश जाइए, चाहे तो अमेरिका देश में चले जाइए, अमेरिकन जगह पर चले जाइए, तो आप लोग देखते हैं पाते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय करके नाम रहता है। तो अमेरिका में भी जैसे कि अभी कुछ हाल ही दिनों में बात करें तो मनमोहन सिंह के समय काल में जॉर्ज बुश थे, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो थे वो लगभग बराक ओबामा से पहले के राष्ट्रपति हैं। बराक ओबामा से पहले के जो राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बुश, वो जॉर्ज बुश कौन राष्ट्रपति थे? तो वो जॉर्ज बुश जूनियर के नाम से जाने जाते हैं या फिर जॉर्ज बुश टू के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी का भी नाम क्या था? जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश के पिताजी का भी नाम था। तो इंग्लैंड को अलिखित संविधान का प्रणेता माना जाता है क्योंकि इंग्लैंड ने सर्वप्रथम विधि के शासन को अपनाया। विधि के शासन को अपनाया, वह संसदात्मक स्वरूप को अपनाया। पूरा विश्व व्यवस्था में हम बता रहे हैं कि पूरा विश्व व्यवस्था में विधि के शासन को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश कौन है? इंग्लैंड। पूरा विश्व व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था अपनाने वाला कौन सा देश है? इंग्लैंड। हमने बोला था कि अलिखित जो संविधान होता है, अलिखित संविधान में लगभग गिने चुने 4 देश हैं। चारों देशों का हम नाम यहाँ पर लिख रहे हैं।
एक है इंग्लैंड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है न्यूजीलैंड। यूके, न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, इजराइल, इजराइल, यानी कि गिने चुने कितने देश? 4 देश। इन्हीं 4 देश में ऑलिव की सुविधा है। इसके अलावा ऑलिव की संविधान और कहीं नहीं है। अगर हम विश्व व्यवस्था में हम बात करें कि विधि का शासन की विधि का जो शासन होता है उसको यानी कि रूल ऑफ लॉ लाने वाला देश कौन है? इंग्लैंड है। संसदीय व्यवस्था अपनाने वाला देश कौन है? सबसे प्रथम देश इंग्लैंड है। यानी कि दोनों व्यवस्था में इंग्लैंड प्रथम स्थान पर है। जितने भी देश हैं इसमें देख रहे हैं यूके यानी कि इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये सब किसको फॉलो करते हैं? इंग्लैंड को फॉलो करते हैं। इंग्लैंड के अनुसार फॉलो करते हैं। ये चारों के चारों इंग्लैंड जिस तरह से अपनाता है उसी तरह से लोग अपनाते चले जाते हैं। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि पूरा विश्व व्यवस्था में विधि के शासन एवं संसदीय व्यवस्था अपनाने वाला या संचालित करने वाला प्रथम देश इंग्लैंड। प्रथम देश कौन सा है? इंग्लैंड है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। कभी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। और ये इसी के आधार पर ये चारों देश अपनाते हैं। न्यूजीलैंड हो, सऊदी अरब हो, इजराइल हो, यानी कि यूके पर ही तीनों देश की फॉलो करते हैं। यानी चारों देश अलिखित संविधान, इसके अलावा कहीं अलिखित संविधान नहीं है। चलिए अलिखित संविधान लगभग आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे निहितार्थ के आधार पर। निहितार्थ के आधार पर हमने क्या बोला? निहितार्थ के आधार पर संविधान के कितने भाग होते हैं? कितने भाग हम लोग संविधान को बांट सकते हैं? तो दो रूप से बांट सकते हैं। चलिए उसी पर बात करने जा रहे हैं। जो दो रूप है तो उसमें किसको हम क्या बोलेंगे उसी पर बात करने जा रहे हैं। निहितार्थ के आधार पर संविधान, निहितार्थ के आधार पर संविधान लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक संविधान हम इसको शॉर्टकट में डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, डीसी। इसको यूडीसी अनडेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं। निहितार्थ यानी एसेंस के आधार पर संविधान दो तरह के होते हैं, लोकतांत्रिक संविधान और लोकतांत्रिक संविधान। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वैल्यू के आधार पर संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैल्यू अर्थात मूल्यों के आधार पर। अगर आपसे एग्जाम में निहितार्थ के लिए मूल्यों के आधार पर भी पूछा जाए तो बात वही होगा कि वैल्यू के आधार पर भी पूछा जाता है। तो संविधान दो प्रकार से होते हैं। संविधान कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। देखिए दोनों का मेन आधार क्या है? दोनों के लिए मेन आधार क्या है? तो दोनों के लिए मेन आधार का हम बात करें तो किसको हम लोग लोकतांत्रिक संविधान कहेंगे, किसको अलोकतांत्रिक संविधान कहेंगे? तो जिस संविधान में संविधानवाद निहित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक संविधान बोलेंगे।
और जिस संविधान में संविधानवाद का लोप हो, यानी कि उसमें अगर संघवाद न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलोकतांत्रिक संविधान। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए। कि अगर किसी देश से संविधानवाद का लोप हो जाए, संविधानवाद का लोप हो जाए, तो देश किसमें बदल जाएगा? अलोकतांत्रिक स्वरूप हो जाएगा देश का। यानी कि दोनों के लिए क्या जरूरी है? संविधानवाद। मेन फोकस कहाँ है? संविधानवाद। संविधानवाद मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक संविधान बोलेंगे। लोकतांत्रिक संविधान बोलेंगे। और जिस संविधान में, यानी कि जिस संविधान में संविधानवाद हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक संविधान। यानी कि लोकतांत्रिक संविधान इक्वल टू संविधान प्लस संविधानवाद। हम बात करेंगे कि संविधानवाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, उस पर भी हम आते हैं, तुरंत आएंगे। चलिए, हमने एक और बात कही क्या कि जिस कॉन्स्टिट्यूशंस में संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का लोप हो जाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनडेमोक्रेसी। अनडेमोक्रेसी यानी अलोकतांत्रिक। हिंदी में हम लिखते हैं कि संविधान से संविधानवाद का लोप हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनडेमोक्रेसी। अनडेमोक्रेसी अर्थात अलोकतांत्रिक संविधान। अलोकतांत्रिक संविधान किसको बोलेंगे? जिसमें संविधानवाद की अवधारणा न हो, जिसमें संविधानवाद की अवधारणा निहित न हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अलोकतांत्रिक संविधान। जिसमें संविधानवाद की अवधारणा हो, जिस संविधान में संविधानवाद की अवधारणा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक संविधान। ताकि संविधानवाद होता क्या है? संविधानवाद क्या होता है? तो संविधानवाद जो होता है, चलिए ये देखते हैं। संविधानवाद ऐसा संविधान जिसमें क्या हो, जिस संविधान में रूल ऑफ लॉ की बात की गई हो, अर्थात विधि के शासन की बात की गई हो। विधि के शासन, जिस संविधान में विधि के शासन की बात की गई हो, वह कैसा संविधान है? संविधानवाद का उद्भूतक है। जिस संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई हो, वो संविधान कैसा होगा? संविधानवाद। यानी वो संविधान कैसा होगा? लोकतांत्रिक संविधान। जिस संविधान में सोशल जस्टिस की बात की गई हो, सामाजिक न्याय की बात की गई हो, वह संविधान हमारा कैसा होगा? लोकतांत्रिक संविधान होगा। चर्चा करेंगे क्या होता है। जिस संविधान में लैंगिक जस्टिस की बात की गई हो, लैंगिक
न्याय की बात की गई हो। लैंगिक न्याय मतलब, लैंगिक न्याय का मतलब यह हुआ कि लड़का लड़की में भेद न किया जाए, स्त्री पुरुष में भेद न किया जाए, उसको हम लोग कैसा बोलेंगे? लैंगिक न्याय बोलेंगे। जहां जिस देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, जिस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक संविधान, संविधान बोलेंगे। जिस संविधान में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली हो, निर्वाचन प्रणाली हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक संविधान। और एक और, जहां पर निष्पक्ष नौकरशाही निष्पक्ष नौकरशाही है। यानी कि ये बिंदु, जितने भी बिंदु आप लोग देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु जो आप लोग देख रहे हैं, विधि के शासन की संकल्पना हो, वाक्य हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो, सामाजिक न्याय हो, लैंगिक न्याय हो, स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय व्यवस्था हो, निर्वाचन प्रणाली हो, निष्पक्ष नौकरशाही हो। निष्पक्ष नौकरशाही का मतलब क्या है? लोकशाही इस पर प्रभावी न हो। लोकशाही प्रभावी न हो मतलब, अगर लोकशाही अगर प्रभाव देता है यहाँ पर, तो नौकरशाही जो है, प्रशासनिक पदाधिकारी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर जो भी सरकार में है वो इन पर ज्यादा दबाव बनाता है, तो उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि नौकरशाही क्या करेगा? अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो उसको हम लोग लोकतांत्रिक संविधान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसका मतलब कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। वो अलग बात है कि कभी सुनते हैं हम लोग कि ईवीएम घोटाला हो गया, ईवीएम घोटालाबाजी कर दिया गया, लूट मचा दिया गया, बैलेट पेपर लूट लिया गया, वो अलग बात है, वो हर जगह अच्छा है। लेकिन होना कैसा चाहिए? निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। कैसा प्रणाली होना चाहिए? निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका पर, चाहे निर्वाचन प्रणाली, चाहे न्यायपालिका हो, इस पर विधायिका या कार्यपालिका का दबाव नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। अर्थात इस क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, दोनों के दोनों। अगर न्यायमूर्ति को सरकार अगर चाहे तो जबरदस्ती हम कोई फैसला दिलवा दें, तो वहां पर न्यायपालिका क्या करेगी? अपना अधिकार का प्रयोग कर सकती है। यही लोकतांत्रिक संविधान है। विधि का शासन हो, विधि का शासन हो, इसका मतलब क्या हुआ कि शासन किसका होना चाहिए? विधि का, यानी कि कानून। कानून सबसे ऊपर हो। कानून क्या होना चाहिए? सबसे ऊपर होना चाहिए। चाहे व्यक्ति अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, सबके लिए सजा का प्रावधान कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। सबको एक समान सजा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पर क्या है? विधि का शासन है। वहां पर सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है? सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है? कानून है। देश का कानून जो है सबसे ऊंचा स्थान है। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हम लोग कहते हैं 19 के खंड 1 का खंड ए या 1 या अ, उपखंड 1 या अ को बोलते हैं। तो उसके अनुसार बताया गया कि वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, कोई भी गरीब को उतना ज्यादा प्रताड़ित न करे, उस पर भी किसका निगाह होना चाहिए? कानून का। अगर कोई भी गरीब पर ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, तो उस पर क्या हो? उस पर मुकदमा चलता है। तो ये सब लोकतांत्रिक देश का हिस्सा होता है। लैंगिक न्याय होना चाहिए।
लैंगिक न्याय होना चाहिए, यानी कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की में मतभेद नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम बात करें पूरा दिन, यहाँ पर ऐसा है नहीं। आप लोग खुद समझ रहे हैं, आप लोग सोच कर देखिए, क्या एक लड़का और लड़की में हमारे हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं किया जाता है? किया जाता है। जो भी लड़के हैं वो अगर 10 बजे रात को भी आते हैं, 10 बजे 12 बजे रात को भी आते हैं, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता है कि कहाँ थे, जबकि वही उनकी बहन यानी कि कोई लड़की अगर 10 बजे रात को चली आए तो वहां पर क्या होता है? मुकदमा की तरह घर क्या होता है, जो गार्जियन होते हैं घर को पूरे सर पर ले लिए रहते हैं, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उस आधार पर तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग की अपेक्षा यूरोपीय स्टेट, यूरोपीय कंट्री का है, चाहे अमेरिकन कंट्री का है, वहाँ पर हम लोग से ज़्यादा है। ज़्यादा किस आधार पर? वहाँ पर चाहे लड़का हो लड़की हो भेदभाव नहीं होता है उतना। हाँ, ये मानते हैं कि हम लोग का देश भी उस तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक बार तो नहीं बढ़ सकता, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि ये जो 7 बिंदु जिस संविधान में, तो वो किसका घोषित करते हैं? संविधानवाद का। और जिस संविधान में संविधानवाद हो वो कैसा होगा? लोकतांत्रिक संविधान होगा। तो लोकतांत्रिक संविधान किसको बोलेंगे? यानी कि ये 7 बिंदु जहाँ पर समाहित हो उसको हम लोग बोलेंगे लोकतांत्रिक संविधान। अन्यथा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलोकतांत्रिक संविधान। जैसे एक एग्जांपल हम इसका बोल सकते हैं चाइना। अब बताइए, वहां पर किसी को अधिकार है कि कम्युनिस्ट के खिलाफ कोई दूसरा कोई चुनाव में खड़ा हो जाए? नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ पर खड़ा होते हैं, वहां पर विधि का शासन क्या है? सब कम्युनिस्ट, वो जब चाहे जैसे चाहे कर सकती। जबकि हमारे यहाँ ये भी देखिए, सजा देने में कोई भेदभाव, राजा गुलाम को कोई भेदभाव नहीं, जबकि वहां पर तो बहुत सारा कुछ है। हाँ, यही हम बात करते हैं कि सबसे पुरानी संविधान किसको बोला जाएगा? तो अमेरिका के संविधान को सबसे पुरानी संविधान बोला जाता है। यानी कि सबसे पुराना संविधान आपसे पूछता है कि सबसे पुराना लोकतांत्रिक संविधान किस देश का है, तो आप लोग आंसर यही प्रकार दीजिएगा, यूएसए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान किसका है, बड़ा पूछा जाए तो भारत है। सबसे बड़ा कौन सा है? भारत है। अमेरिका में सुने होंगे कि कुछ दिनों पहले सुने होंगे कि किसी अश्वेत नागरिक को पुलिस ने पीट कर मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि यदि श्वेत नागरिक होता तो ऐसा व्यवहार नहीं होता। काफी व्यापक आंदोलन हुआ, लगभग 2020 का घटना है। तो 2020 में सब हुआ था कि किसी को पीट कर मार दिया गया था। उस आंदोलन में हम कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हमारे भारत में नेहरू, गांधी, जितने भी थे, उस आधार पर वहाँ जो दास व्यापार से संबंधित है उन सभी की प्रतिमाएं तोड़ दी गई। अब ये तोड़ने वाले कौन थे? तो तोड़ने वाले कौन से लोग थे? बुरे लोग थे, श्वेत लोग थे। लेकिन इस सब पर भी वहां का संविधान क्या है? तो लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक हमारी सोच का मुद्दा है। यही हम बात करते हैं। हाल ही के दिनों में एक घटना घटी थी यूपी में कुछ दिनों पहले घटना घटी थी, खासतौर पर एनआरसी सीए को लेकर।
पूरे हिंदुस्तान में घटना घटी, कमोवेश हर जगह घटना घटी। उसमें आप लोगों ने देखा था कि वो हल्ला मच गया, और खासतौर पर यूपी का बात करें तो योगी जो सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? उन्होंने आदेश दिया कि जितने भी इस तरह के माफिया तत्व के लोग हैं जिन्होंने जगह जगह तोड़फोड़ की, बस जलाए, उन सभी का नाम पब्लिश कर दिया गया। और उस पब्लिश करने के बाद सबके फोटो चिपकाया गया हर जगह। अब फोटो चिपकाने के बाद ये सब आपको एग्जाम में चाहे तो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो योगी सरकार ने रातों रात क्या फैसला लिया? रातों रात फैसला लिया कि जितने भी लोगों का है तो उनको क्या किया जाए, एक फोटो दीवार पर चिपका दिया जाता था और उसको अरेस्टिंग कर लिया जाता था। उस एनआरसी एससीए के मामले में हम बात करेंगे आगे जाकर बहुत विस्तृत रूप से, जब किताब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से उस पर हम चर्चा करेंगे। तो रातों रात तो ये फैसला हो गया कि जो भी जीता थे सबको अरेस्ट किया जाए। तो अरेस्ट करना, तो उसी समय तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट तुरंत हावी हो गई, अब बेंच बैठाती है वहां पर, अब बेंच बैठा कर बोलती है ये तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, विधि का शासन है ही नहीं यहाँ पर, ये तो रूल बाय लॉ है, रूल बाय लॉ है, यानी कि विधि का शासन तो है नहीं। इसके अनुसार तो हम लोग का लोकतांत्रिक जो संविधान है तो खतरे में आ गया। तो यहाँ पर हम इसीलिए हम लोग न्यायपालिका क्या की, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या किया, सरकार के आदेश को खारिज कर दिया, यानी कि यूपी सरकार का जो आदेश था उसको खारिज करती है और बोलती है कि जो भी फैसला आपने सुना है उसको तत्काल बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें मानते हैं कि उसमें अगर 20 व्यक्ति का फोटो है, 20 व्यक्ति का फोटो है तो उसमें हो सकता है कि एक निर्दोष हो, तो उस निर्दोष को भी सजा हो जाएगा, उस निर्दोष को भी सजा हो जाएगा। किस आधार पर सजा हो जाएगा? क्योंकि वो तो था नहीं यहाँ पर, लेकिन किसी अगल बगल के लोगों ने उसका भी फोटो दे दिया और उसका भी फोटो चिपका दिया गया वहां पर, उस दीवार पर, उस पोस्टर में, यानी को बड़ा सा पोस्टर में उसका भी पिक चिपका दिया गया। अब उस निर्दोष व्यक्ति को उसी आधार पर सजा हो जाएगा। इसलिए हमारी जो न्यायपालिका वहां पर कड़ा फैसला लेते हुए कहती है कि रूल बाय लॉ यहाँ पर हम लागू नहीं होने देंगे। यहाँ पर हमारा संविधान क्या है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, यानी कि विधि का शासन है और उस आधार पर हम इसको खारिज करते हैं, तत्काल उस मामला को खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिस संविधान में संविधानवाद की अवधारणा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक संविधान बोलेंगे, और जिस संविधान में संविधानवाद की अवधारणा न हो उसको क्या बोलेंगे, अलोकतांत्रिक संविधान बोलेंगे। और यही क्वेश्चन था हमारा कि जिस संविधान से संविधानवाद का लोप कर दिया जाए तो वो संविधान देश कैसे बदल जाएगा, अलोकतांत्रिक के रूप में बदल जाएगा, अलोकतांत्रिक के रूप में बदल जाएगा। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं कि भारतीय जो संविधान है, तो भारतीय संविधान और यूएसए संविधान, चलिए इसी को मिटाते हैं। यहाँ पर हमारा जो भारतीय संविधान, ये पूरा देश, भारत देश के बारे में बात की। यहाँ पर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन खास फॉलो करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि सब में, इन सबों में संविधानवाद है।
जब सब में संविधानवाद है तो सब कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, सभी लोकतांत्रिक देश है, यानी कि सब में संविधानवाद है तो सब क्या होंगे, लोकतांत्रिक देश होंगे। लेकिन हम लोगों की अपेक्षा यानी कि भारत की अपेक्षा अगर हम बात करें यूएसए का, यूके का, तो वहां पर संविधानवाद हम लोगों से बेहतर अवस्था है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उसको ज्यादा समझते हैं, संविधानवाद को ज्यादा समझते हैं, हम लोगों से कहीं बेहतर। वहां पर लड़का लड़की में भेद नहीं किया जाता है, लड़का भी अगर रात तक ले घर से बाहर है, लड़की भी घर से बाहर है, तो उससे गार्जियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, वहाँ भी सोशल जस्टिस हम लोगों से बेहतर अवस्था में है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमसे बेहतर है। यानी कि यूएसए का जो संविधानवाद है हम लोगों से बेहतर अवस्था में है, हम लोगों से बेहतर अवस्था में है। जब बात करें तो इंग्लैंड को इसमें प्रमुखता है, इंग्लैंड को मिलता है, तो तीनों का अगर हम टेक्नोलॉजी से बात करते हैं सबसे बेहतर स्थिति में संविधानवाद के रूप में यूएसए, और सेकंड हम बात करें तो यूके, थर्ड नंबर पर कौन आएगा हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस नंबर पर आएगा, थर्ड नंबर पर आएगा। चलिए यही हम बात करते हैं संविधान के मूल्यों के प्रति कटिबद्धता को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक नैतिकता बोलते हैं। संवैधानिक नैतिकता यानी कि संविधान के जो मूल्य हैं वो क्या है, संविधानवाद उसी को हम लोग कहते हैं। और संविधान के मूल्य को संविधान के बिंदुओं के आधार पर महसूस करते हैं, और इन्हीं बिंदुओं के प्रति जितना अधिक हम संवेदनशील हैं उतनी ही अधिक संवैधानिक नैतिकता हमें दिखेगी। जिस देश में के लोगों में संवैधानिक नैतिकता बढ़ेगी उस देश की संविधानवाद उतनी ही अधिक बढ़ेगा। यानी कि संवैधानिक नैतिकता का अगर हम बात करें तो जिस देश में संविधानवाद अगर ज्यादा है तो उसके आधार पर हम कहेंगे वो उतना ही अधिक लोकतांत्रिक, उतना ही अच्छा लोकतांत्रिक देश होगा। जितना अधिक संवैधानिक नैतिकता होगी उतनी अधिक संविधानवाद उसका अच्छा होगा, और उस आधार पर हम कहेंगे उतना ही अच्छा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत और यूएसए में लोकतांत्रिक संविधान के डिग्री का आकलन अगर करें तो संवैधानिक नैतिकता के आधार पर हम कर सकते हैं। यूएसए के लोगों में हम लोगों की तुलना में संवैधानिक नैतिकता अधिक है, एवं हम यूएसए की तुलना में उतना अधिक संविधानवाद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं जितना यूएसए के लोग अपने देश के प्रति करते हैं। शायद यही कारण है कि लोकतांत्रिक संविधान की डिग्री वहां पर अधिक है, यानी कि यूएसए में लोकतांत्रिक डिग्री हम लोगों से अधिक है। यानी कि अगर हम बात करें संवैधानिक नैतिकता का तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं संवैधानिक नैतिकता, इसको किस क्या बोलते हैं, संविधानवाद, संविधान के प्रति, संविधान के मूल्यों के प्रति कटिबद्धता, कटिबद्धता को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक नैतिकता बोलते हैं। हम देखिए आकलन करते हैं यूएसए और भारत के संविधान को लेकर, यूएसए और भारत के संविधान को लेकर तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं ये हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये हुआ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगर हम कहें कि संवैधानिक नैतिकता यूएसए की हम लोगों से अधिक है,
हम उस आधार पर हम कह सकते हैं ना कि यूएसए में संवैधानिक नैतिकता अधिक है तो संविधानवाद की डिग्री भी अच्छी होती है और उस आधार पर लोकतांत्रिक हम लोगों से वो ज्यादा है, हम लोगों से अच्छा लोकतांत्रिक देश होगा। यही आज का जो चैप्टर था लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक, तो उस आधार पर हम लोगों ने देखा। अब आगे हम बात करेंगे तो चलिए अभी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और अगली जो क्लास होगी हमारी तो इसके आगे की हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी लगभग 10 से 15 दिन हम लोग अभी संविधान के ऊपर एक परिचय के माध्यम से ही सब कुछ पढ़ रहे हैं और जितने भी पढ़ रहे हैं ये सभी अभी 11 एनसीईआरटी की चीजें हैं। उसके आगे हम लोग जो प्रवेश करेंगे संविधान का जब निर्माण में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे तब आपको लगेगा कि जो पहले से आप लोग पढ़ रहे थे अभी पढ़े तो उसमें बहुत डिफरेंस आप लोग पाइएगा। आप लोग कहीं भी पढ़ेगा पहले से और इसमें आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ आप लोग लगभग आपके 15 से 20 घंटे जो जाएंगे इसके अलावा तो उसके आधार पर आप लोग को संविधान के परिचय को बखूबी रूप से समझ पाइएगा। और इतना ही। और इसके अलावा हम अगर बात करें कि जो हम लोगों ने कल प्रश्न दिया था लिखित संविधान और लिखित संविधान में क्या अंतर है और अभियोजित संविधान अधिनियमित संविधान में क्या अंतर है, तो आप लोग ये तो अब बखूबी समझ पा रहे होंगे कि लिखित संविधान हो या अधिनियमित संविधान हो दोनों तो एक ही क्वेश्चन हो गया, दोनों तो एक ही है। एक दृष्टिकोण से आप लोग देखिएगा तो दोनों तो लगभग एक ही है। अब आगे अधिनियमित और अभियोजित में जो अंतर है लिखित और अलिखित में अंतर लगभग दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो हम लोग अगर हम उस क्वेश्चन को हम अगर आंचल में थोड़ा देर के लिए तो देखिए आप लोगों से अगर उस सेम क्वेश्चन हमने तो बोला कि ये क्वेश्चन जो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक में अंतर है 2019 का क्वेश्चन है। हमने कल जितने भी क्वेश्चन पर चर्चा की थी वो जितने भी क्वेश्चन पर चर्चा की थी तो लगभग वो जितने भी चर्चाएं थी वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन पर हमने कल चर्चा किया था। आज हम थोड़ा देर के लिए अगर हम बात करें कल का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था कि चलिए लिखते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर। लिखित संविधान वर्सेस या बना क्या अलिखित संविधान। अगर आपसे सेम क्वेश्चन आता है तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन में आप संविधान का परिभाषा या राज्य व्यवस्था का परिभाषा मत देने लगिएगा, इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। आप लोग इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं 1 2 3 के माध्यम से, इधर भी 1 2 3 के माध्यम से लिख सकते हैं। इसको अधिनियमित संविधान कहता है कहा जाता है, इसको अभियोजित संविधान कहा जाता है। और उसी तरीके से जो जो हमने आज चर्चा की उसको आप लोग लिख सकते हैं, यानी इस माध्यम से आप लोग लिख सकते हैं। जितना आप लोग को जानकारी है आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। और सेकंड आप लोग इस क्वेश्चन को किस आधार पर लिख सकते हैं, तो एक आधार यह भी है कि इस आधार पर भी इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब एग्जाम में दे सकते हैं। वहां पर ज्यादा रंगारंग कार्यक्रम नहीं करना है एग्जाम में। ज्यादा रंगारंग कार्यक्रम से ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बड़े टॉपर्स का कॉपी निकाल करके देख लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, सब ऐसे ही लिखते हैं। दूसरा आप इस तरीका से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इधर लिखित संविधान लिख दिए, लिखित संविधान यहाँ से आपने लिखना प्रारंभ किया, लिखित संविधान को लिखना प्रारंभ किया, उसके बाद यहाँ से आप फिर अलिखित संविधान जितना हो सके आपने लिखा, अपने जो समझ से जितना आपको आ रहा है उतना आपने लिखा। लिखित संविधान के बारे में आपको सी को अपोजिट और दिखाते हुए यहाँ पर अलिखित संविधान को भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। यानी ये रहा आपका पेपर और इस आधार से भी क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि दो आधारों से आप लोग
पॉइंट बाई पॉइंट, बिंदु बाई बिंदु लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को यही विराम देते हैं और आप लोग मेंस में और ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन हम दिए हैं जितना हो सके आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके आप लोगों से संभव हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, अगर आप लोगों को जरूरत है तो कमेंट में आप लोग बात कीजिएगा, हम व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे देंगे और उस आधार पर आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा उस क्वेश्चन का आंसर एक पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके एकेडमी फॉर जीएस ऑनलाइन सिविल सर्विसेज जो चैनल है यह पूर्णतः हिंदी चैनल है और इसमें और भी टीम अभी आगे काम करेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़िए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और उसके अलावा में जो भी आपका समस्या है तो आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग इस कमेंट के माध्यम से जो आप लोग को वीडियो जा रहा है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, उस माध्यम से भी आप लोग अपने प्रश्न को लिख करके भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।